ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी भी कहते हैं। स्कूल टू स्टडी फॉर मी। ओके, मी या डोंट बी फूल मी। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ एक ऐसा वाक्य जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि किसी को आप आदेश दे रहे हैं, या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, या किसी को कुछ करने के लिए करने से मना कर रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों का अंत अक्सर वर्ब से होता है, या वाक्य के अंत में ते हो शब्द लगा होता है या हो शब्द लगा होता है। ये मोटे मोटे पहचान है इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान एक और समझ लीजिए अच्छी तरह, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि काम होना बाकी है। इंपेरेटिव सेंटेंस कभी ऐसा नहीं होता है कि बीती हुई बात को बता रहा हो, हमेशा आगे आने वाली बात के बारे में बताता है। आप किसी को मना कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो, ये सारी बातें पढ़कर आपको लगेगा कि कोई काम इंसान भविष्य में करने वाला है, उसी से संबंधित बात हो रही है। तो ये मोटी मोटी पहचान थी इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी एक्टिव पैसिव होता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की कुछ एक्टिव सेंटेंसेस की। तो इस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे कुछ पैसे दे दो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वाक्य इंपेरेटिव क्यों है। तो जैसे मैंने 2-3 पहचान बताई। सबसे पहली पहचान ये बताई कि वाक्य पढ़कर लगता है कि किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, उसे कुछ पैसे दे दो, या आदेश दे रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, या कुछ भी समझ लीजिए इसको। दूसरी सबसे बड़ी बात, वाक्य का अंत देखिए वर्ब से हुआ है, दे दो। और तीसरी बात, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है, अभी दिया नहीं है, उसे कुछ पैसे दे दो, अभी दे देगा, ठीक, ये काम भविष्य में होने वाला है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम लोग समझ सकते हैं कि ये बात क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो ये तो हुई इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान, और ये समझ में आ गई बात कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये समझ ले वाक्य एक्टिव क्यों है। अगर वाक्य में कौन शब्द अगर वाक्य में सब्जेक्ट छुपा है तो आप समझ जाइए ये इंपेरेटिव है। सब्जेक्ट क्या होगा छुपा? तुम या आप, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए तुम लगा के आप पढ़ लेते हैं, तुम उसे कुछ पैसे दे दो। सुनने में सही लगा? इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर? अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है डू नॉट या नेवर। अगर इस वाक्य में कभी नहीं या ना या मत ये शब्द दिया हो तो समझ जाइए निगेटिव है। तो उस केस में आप डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। वर्ब क्या है? दे दो। तो सबसे पहले लिख देंगे गिव। नंबर 2, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हैव या बी। हैव कब लगेगा, बी कब लगेगा, ये बाद में बताएंगे। फिलहाल तो आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया, गिव लिख दिया आपने। इसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वही पुराना तरीका, वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको दे दो, उसे दे दो। तो उसे आपका हुआ ऑब्जेक्ट, तो उसकी इंग्लिश बन जाएगी हिम, गिव हिम। इस तरह से हुआ ट्रांसलेशन पूरा। अब अगर कुछ बचा तो उसको पीछे से बनाना शुरू कर दीजिए। बचा क्या? कुछ पैसे, सम मनी। गिव हिम सम मनी। अगला वाक्य, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। ये भी इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव क्योंकि वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, एक बात। दूसरी बात, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है, यानी अभी कोशिश करेगा, अभी कोशिश उसने किया नहीं है। क्लियर है? तीसरी बात, मुझे समझने की कोशिश करो, लग रहा है कि आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, 3 बात समझ में आई। एक तो ये वाक्य का अंत वर्ब से हुआ, दूसरा काम होना बाकी है, तीसरा वो आप सलाह दे रहे हो किसी को, मुझे समझने की कोशिश करो। क्लियर है? इसलिए वाक्य इंपेरेटिव है। अब देख लीजिए एक्टिव क्यों है। अगर सब्जेक्ट छुपा है तुम या आप, तो ये एक्टिव है। तुम लगा के पढ़िए, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। सही लग रहा है सुनने में? इसका मतलब ये एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो सामने आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे भी डू नॉट या नेवर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मत या कभी नहीं शब्द नहीं लिखा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जो लास्ट में लिखा होगा वो मेन वर्ब है। लास्ट से शुरू करते हैं, कोशिश करो, ट्राई। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। कोशिश करो के बाद किसको कोशिश करो, किसकी कोशिश करो, किसका कोशिश करो, किससे कोशिश करो, इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। क्या कोशिश करो? समझने की कोशिश करो। तो जो उत्तर मिला वो भी एक वर्ब है, समझने। तो आपने देखा था पिछले वाले वाक्यों में भी कि जब नहीं लगा होता तो हम लोग टू लगा देते थे, तो यहाँ भी टू लगा देंगे। और टू लगाने के बाद जो वर्ब है उसको उतार देते थे। क्या है? समझना। और उसके पीछे क्या लिखा है? मुझे, मी। जो बचा रह जाता है बस पीछे से इसे बनाते चले जाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और कहने के लिए तो आज के मॉडर्न इंग्लिश में ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी भी कहते हैं। अगला वाक्य है,
बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, ये भी इंपरेटिव है। क्यों है? वाक्य के अंदर वर्ब आया, पहली पहचान। दूसरी पहचान, वाक्य पढ़कर लग रहा भी काम होना बाकी है, अभी भेजा नहीं है, अभी भेजेगा। तीसरी पहचान, वाक्य पढ़कर लग रहा है कि आप किसी को आदेश दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं। क्लियर है? बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब देख लेते हैं ये एक्टिव क्यों है। ये एक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें भी तुम शब्द छुपा हुआ है। तुम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। क्लियर? अगर ये एक्टिव है तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले डू नॉट या नेवर लगाएंगे, इसमें डू नॉट या नेवर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं या मस्ट शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। वर्ब यहाँ पे दो है, पढ़ना और भेजना, लेकिन आपको पीछे से बनाना है। मैंने पहले कहा जो लास्ट में लिखा होता है वो मेन वर्ब होता है। तो भेजो की इंग्लिश जो होगी सेंड, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सेंड। सेंड हो गया फर्स्ट फॉर्म। नंबर टू मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको भेजो। अब ऑब्जेक्ट जब भी खोजना हो ये प्रश्न करिए, किसको भेजो? बच्चों को भेजो, बच्चों को, द चिल्ड्रन। तो एक तरह से आपका हो गया स्ट्रक्चर पूरा। अब जो बचा रह गया उसको पीछे से बनाइए। क्या बचा रह गया? पढ़ने के लिए स्कूल। लेकिन ध्यान दीजिए, पढ़ने के लिए स्कूल, अगर जो बचा रह गया है पढ़ने के लिए स्कूल, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। जो बचा रह गया उसमें वर्ब क्या है, पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसमें लिखा है पढ़ने के लिए स्कूल, लेकिन अभी बचा जो रह गया उसमें आप देखिए स्कूल शब्द का प्रयोग पहले करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों को भेजा है आपने, तो भेजा कहाँ है बच्चों को, पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। कहाँ भेजा है? स्कूल भेज रहा है, तो स्कूल की इंग्लिश बनाएंगे, सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजो। यहां तक की इंग्लिश आपने बना लिया है, बच्चों को स्कूल भेजो, सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल। अब बचा जो रह गया, बचा रह गया पढ़ने के लिए, तो ने लगा तो टू लगाइएगा, और उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल टू स्टडी। अगला वाक्य है किचन खोलो और मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। ये भी क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? पता कर लेते हैं। वाक्य के अंत में वर्ब आया है, बनाओ, एक बात। दूसरी बात, वाक्य पढ़कर लग रहा काम होना बाकी है, अभी बनाएगा। तीसरी बात, आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी हो, लग तो रहा है आदेश दे रहा है या लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लियर नहीं है। एनीवेज, तब भी ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर? अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो फिर पहले देख लें ये एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव है तो तुम शब्द छुपा होगा या आप शब्द छुपा होगा। तुम किचन खोलो और मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, इसमें तुम छुपा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले डू नॉट या नेवर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कभी नहीं या मत नहीं लगा हुआ है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे और वर्ब कहाँ होगा? लास्ट में होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर दो वर्ब है, खोलो और बनाओ, दो वर्ब है और बीच में और शब्द लिखा हुआ है, अगर बीच में और लिखा हुआ है एंड, तो उस केस में और शब्द के पहले वाले वाक्य को पहले बनाएंगे। क्लियर है? यानी ये दो भागों में बटा हुआ वाक्य है, एक और के पहले वाला वाक्य और के बाद वाला वाक्य। तो पहले और के पहले वाले वाक्य को देखेंगे, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले बनाएंगे। तो इसमें लिखा है खोलो, तो ओपन पहले लिखेंगे। नंबर टू, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? खोलो, किचन, द किचन। अब और शब्द की इंग्लिश बना देंगे एंड। अब जो बचा रह गया फिर से उसमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे फिर से। ठीक? यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? बनाओ। बनाओ की इंग्लिश मेक। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? क्या लगा के बनाएंगे। क्या बनाओ? एक कप चाय। अब क्या बचा रह गया? जो बचा रह गया पीछे से बना देंगे। बचा रह गया मेरे लिए, फॉर मी। ओपन द किचन एंड मेक अ कप, मेक अ कप ऑफ टी होना चाहिए, हमने ऑफ नहीं लिखा है, गलती से छूट गया। मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ओके? वाक्य मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्लियर? ये भी इंपरेटिव है क्योंकि वाक्य के अंदर वर्ब आया बनाओ। अभी बनाना, सामने वाला बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए उसको मना कर रहा है मत बनाओ, यानी आदेश दे रहा है उसको या सलाह दे रहा है। क्लियर है? सलाह दे रहा है, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है और लग रहा है काम होना भी बाकी है। क्लियर? तो इसलिए ये इंपरेटिव है। अब इंपरेटिव का एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? इसमें भी तुम छुपा हुआ है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, इसलिए एक्टिव है। अब इसी स्ट्रक्चर को देख के बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है डू नॉट, यहाँ तो डू नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ लिखा है मत। अगर मत लिखा होगा वाक्य में या ना लिखा हो तो डू नॉट से आप वाक्य की शुरुआत करिए। डू नॉट, डू नॉट को आप डोंट भी कहते हैं, DON' तो डोंट भी कह ले सकते हैं और डू नॉट भी कह सकते हैं। इसके बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है बनाओ, बनाओ का, अब देखिए बेवकूफ बनाना एक पूरा का पूरा एक वर्ब है, बेवकूफ बनाना एक पूरा का पूरा एक शब्द मान के चलेंगे तो ये एक वर्ब है, इसकी इंग्लिश होती है बेफूल या फूल, दोनों हो सकती है। तो आप चाहे बेफूल लिखिए या फूल लिखिए। चलिए फूल लिख लेते हैं, डोंट फूल। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बनाओ, किसको बेवकूफ मत बनाओ, मुझे, मुझे आपका हो गया ऑब्जेक्ट मी, डोंट फूल मी या डोंट बी फूल मी। क्लियर। वाक्य है मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्लियर, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। वाक्य में लिखा है लास्ट में मत करो, करो, कोशिश करो, ये वर्ब है, काम होना बाकी है, और लग रहा है किसी को आप सलाह दे रहे हैं, इसलिए इंपरेटिव है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें भी तुम छुपा हुआ है, तुम मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्लियर है। तो इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे पहले डू नॉट या नेवर लगाएंगे, यहाँ डू नॉट लगाएंगे क्योंकि मत लिखा है, डू नॉट। नंबर 2 यानी उसके बाद हेल्प यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है कोशिश करना, ट्राई, डोंट ट्राई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोशिश करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसको कोशिश करो, किसकी कोशिश करो, किसका कोशिश करो, किससे कोशिश करो, उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ क्या लगा के प्रश्न करेंगे उत्तर मिलेगा, क्या कोशिश करो, बनने की कोशिश करो, क्या कोशिश करो, बनने की, तो ये भी वर्ब है, तो आपको मालूम है जब वर्ब होता है तो टू लगा के इसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बनने की इंग्लिश टू बी होगा। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में आप बनने शब्द का प्रयोग करें तो वहां पे बी लगाइए, बिकम भी होता है लेकिन बी लगाइए, आमतौर पर बी का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे बी लिखा है, वर्ब या बी, यानी जब आप बनने लिखा हो, बनने की इंग्लिश बनाने हो तो वहां पे बी का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर। डोंट ट्राई या डू नॉट ट्राई टू बी, ये तो हो गया पूरा। अब इसके बाद जो बचा पीछे से बनाइए, क्या बचा, स्मार्ट, बी स्मार्ट, और क्या बचा मेरे सामने, बिफोर मी, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट बिफोर मी। क्लियर। तो आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस डील किए, अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी इस तरह के कई और वाक्य बन सकते हैं, तो फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।